हेलो। आज हम लोग बात करेंगे मास्टर थ्योरम के बारे में। ओके, किस तरह से रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग मास्टर थ्योरम। ओके, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था किस तरह से रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड रिकर्सन ट्री मेथड। हम लोग रिकर्सन ट्री मेथड यूज करते थे। कहाँ पे रिकर्सन ट्री मेथड यूज करते थे? जहाँ पे मोर देन टू फंक्शंस कॉल यूज होते हैं वहाँ पे हम लोग रिकर्सन ट्री मेथड यूज करते थे, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग इजिली वे में हम लोग सॉल्व कर लेते थे। ओके ना। और हम लोग ने थ्री मेथड पढ़ा कि रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड का यूज करते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सन ट्री मेथड एंड मास्टर थ्योरम। ओके, तो ये तीनों में सबसे जो मोस्ट पावरफुल मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे मास्टर थ्योरम के बारे में। तो मास्टर थ्योरम का बहुत सारे लिमिटेशंस है। ये सभी रिकरेंस रिलेशंस में हम लोग मास्टर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। हम लोग मास्टर थ्योरम का यूज नहीं करते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है या किस तरह का रिकरेंस रिलेशंस होना चाहिए तब हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, और उस पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मास्टर थ्योरम। तो मास्टर थ्योरम किस जगह पर अप्लाई करते हैं? सपोज टीएन रिकरेंस रिलेशंस लिख रहा हूँ। टीएन रिकरेंस रिलेशंस ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन वेयर एफ एन इज पॉजिटिव फंक्शंस एंड a is greater than equal to वन एंड b is greater than वन। अगर इस तरह के कंडीशंस फॉलो करते हैं तब हम लोग मास्टर थ्योरम का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज मास्टर थ्योरम का अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ फंक्शंस एफ एन वेयर fn is positive functions and a is greater than equal to 1 and b is greater than 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज tn is equal to, अगर लिखा हूँ 2tn बाई बी प्लस एन स्क्वायर फंक्शंस है। ए अगर हमने लिखा n बाई टू, तो इसमें हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस रिकरेंस रिलेशंस में हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और भी क्या? सपोज अगर ए वैल्यूज अगर हम लोग 1 दे देते हैं टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर, तब भी हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग लेस देन 1 अगर ए वैल्यूज ले लेते हैं, सपोज 0.9 टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर लेते हैं, तो हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। 0.7 भी अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सपोज 2 टू द पावर लॉग एन टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर, अगर इस तरह से अगर कोई फंक्शंस भी अगर यूज करते हैं तब भी हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स क्या कि ये जो ए टी एन बाई पी लिखे हैं, ए का जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ये हमेशा वैल्यू जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। हमेशा जो वैल्यू होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, ना कि फंक्शंस में होना चाहिए। ये क्या है? फंक्शंस है। तो फंक्शंस हम लोग कभी ए का वैल्यू नहीं ले सकते, प्लस लेस देन 1 हम लोग वैल्यू नहीं ले सकते ए का। ये तो हमने ए का देखा। और हम लोग अब बी का वैल्यू देख लेते हैं कि सपोज टी एन इज इक्वल टू 2t n बाई टू लिखे हैं प्लस एन स्क्वायर लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मास्टर थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज जैसे ही वैल्यूज को अगर हम लोग 1 कर लेते हैं तो हम लोग इस जगह पे मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि b इज ग्रेटर देन 1 है। b इज ग्रेटर देन 1 है, ए वैल्यूज क्या हो जा रहा है 1, तो ए वैल्यूज क्या हो जा रहा है 2tn प्लस एन स्क्वायर हो रहे हैं। इस जगह पे हम लोग इस रिकरेंस रिलेशंस में हम लोग मास्टर थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। हम लोग मास्टर थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर और भी देख लेता हूँ। अगर सपोज 2tn माइनस टू प्लस एन स्क्वायर, अगर इस तरह से रिकरेंस रिलेशंस रहते हैं तब भी हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। ये क्या होना चाहिए? n बाई
बी के फॉर्म में रहते हैं, एन बाई बी के फॉर्म में रहेंगे और बी इज ग्रेटर देन 1 होंगे, बी इज ग्रेटर देन 1 होंगे और एक वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे, तब भी हम लोग मास्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मालूम चल गया, इसे हम लोग रब करते हैं और इसके बाद फिर बात करते हैं। सपोज इतना तो हमने सीखा। अब क्या करते हैं हम लोग, मास्टर थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ पे पिछले क्लास में पढ़ा था एसिम्प्टोटिक नोटेशन। हमने कितने एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ा था? मेनली 3 टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं। ऑर्डर बिगो नोटेशंस होते हैं और क्या होते हैं? ओमेगा नोटेशंस होते हैं और थीटा नोटेशंस होते हैं। तो मास्टर थ्योरम इसी तीनों के बारे में जिक्र करता है, इसी तीनों के बारे में बतलाता है। मीन्स क्या, ए फर्स्ट केस हो गए, ए सेकेंड केस हो गए और ए थर्ड केस हो गए। मतलब मास्टर थ्योरम में हम लोग 3 केस अप्लाई करते हैं। मास्टर थ्योरम में हम लोग 3 केस अप्लाई करते हैं। जब एक कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे, जब टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन, ये जो हमने वैल्यूज अगर ये पूरा तरह से सेटिस्फाई होंगे, देन उसके बाद हम लोग 3 कंडीशंस अप्लाई करेंगे। 3 कंडीशंस अप्लाई करेंगे। एक क्या हो गया? केस 1 हो गए, केस 2 हो गए और केस 3 हो गए। यहाँ पे 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में बात करता है मास्टर थ्योरम। ओके, जब हम लोग एसिम्प्टोटिक ऑर्डर और बिगो नोटेशंस और ओमेगा नोटेशंस और थीटा नोटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंपैरिजन होंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होंगे? कंपैरिजन होंगे। तो यहाँ पे 2 पर्सन्स का कंपैरिजन होंगे। सपोज मान लेते हैं कि एक ए फंक्शन से और एक बी फंक्शन से। सपोज ए फंक्शन से और एक बी फंक्शन से। मीन्स क्या, मान लेते हैं कि अभी 2 पीपल है, 2 स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, तो 2 स्टूडेंट का हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑर्डर मीन्स क्या होते हैं? लेस देन इक्वल टू। एक केस मान लेते हैं 1 केस है, ए मान लेते हैं केस 1 है, एक केस मान लेते हैं सेकेंड में क्या है? ओमेगा मीन्स क्या कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए। हमने सारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन में पढ़ाया है। थर्ड केस क्या कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। मीन्स क्या कि ए तीन कंडीशंस के बारे में मास्टर थ्योरम बात करते हैं। ए तीन कंडीशंस के बारे में मास्टर थ्योरम बात करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर सपोज हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक के पास सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक के पास 50 रुपीज़ है, एक के पास 50 रुपीज़ है और बी के पास 70 रुपीज़ है। एक के पास 50 रुपीज़ है, बी के पास 70 रुपीज़ है। सिमिलरली एक कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे ना। सिमिलरली ए के पास 70 रुपीज़ है और बी के पास 70 रुपीज़ है, और इसमें हम लोग 50 और 70 दोनों मान के चलते हैं। एक कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। क्या मास्टर थ्योरम कहते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। इसका बेसिक क्या होता है? मास्टर थ्योरम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर जान लोगे तो बहुत इजी हो जाएंगे कि मास्टर थ्योरम हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। पहले तो मालूम ही नहीं किसी को रहता है कि मास्टर थ्योरम हम पढ़ क्यों रहे हैं। डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है मास्टर थ्योरम का, वो हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मीन्स क्या कि मास्टर थ्योरम यहाँ पे 3 केस के बारे में बात करता है। मीन्स क्या, 2 पर्सन्स को कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पे अगर एसिम्प्टोटिकली नोटेशंस की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे 2 कंडीशंस के बारे में बात होंगे, 2 कंडीशंस के बारे में बात होंगे। सपोज मान लेते हैं कि 2 कंडीशन क्या, एक ए है एक बी है, एक ए है और एक बी है। तो अगर 50 इज लेस देन 70 कर रहे हैं, तो अब इसमें बताओ कि अगर ए के पास 50 रुपीज़ है और बी के पास 70 रुपीज़ है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? लेस देन इक्वल टू लिखते हैं। इसे हम लोग ऑर्डर के फॉर्म में लिखते हैं। मान लेते हैं इससे अभी छोड़ते हैं, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ए के पास 50 रुपीज़ है, बी के पास 70 रुपीज़ है।
अब अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बी के पास 70 रुपीज है, मीन्स क्या, ये कितने रुपया बी ए से अधिक है, ए कितने रुपीज ए से अधिक है। तो यहाँ पर क्या, अगर 70 में से अगर हम लोग 20 को अगर हम लोग घटा देते हैं, 70 में से अगर 20 को घटा देते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे 50, मीन्स ए अब इक्वल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मीन्स कि ए से बी को 20 रुपया अधिक थे, ए से बी को 20 रुपया अधिक थे, इसीलिए दोनों को इक्वल करने के लिए, हमने -20 किया, तो एक इस केस ए फर्स्ट केस हो गया, यही मास्टर थ्योरम कहते हैं। फर्स्ट केस मास्टर थ्योरम यही कहते हैं कि अगर कोई वैल्यू ए इज लेस देन बी है, मीन्स क्या, ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ समथिंग है, तो दोनों को अगर इक्वल करना है तो हम लोग उसको में से कुछ घटाएंगे। कितना घटाएंगे वो बात की बात है, हम लोग मास्टर थ्योरम का जो एग्जैक्ट डिफिनेशंस आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये अभी हम बेसिक के बारे में चलते हैं। पहला कंडीशन समझ में आ गया कि a इज लेस देन इक्वल टू बी, मीन्स क्या कि a के पास 50 रुपीज है, b के पास 70 रुपीज है, तो b को a से 20 रुपया अधिक है, 20 रुपया अधिक है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 20 रुपया 70 में से घटाने पड़ेंगे, तब दोनों इक्वल होंगे। सेम कंडीशंस अब इसमें हम करते हैं। तो अगर ए करते हैं, मान लेते हैं कि ए के पास 70 रुपीज है और बी के पास 50 रुपीज है, ए के पास 70 रुपीज है और बी के पास 50 रुपीज है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग तीनों में हम लोग बी से कंपेरिजन करके चलते हैं। मान लेते हैं कि बी से अगर कंपेरिजन कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि बी को ए से कम पैसा है, बी को ए से कम पैसा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा भी कहते हैं। ये तो मालूम है, हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन में सीखा। लेकिन कम पैसा है तो कितना कम पैसा है, बी को ए से कम पैसा है तो कितना है, ए के पास 70 रुपीज है, बी के पास 50 रुपीज है, तो बी को कितना कम पैसा है, 20 रुपीज। अगर ये 20 रुपीज को हम लोग ऐड कर दें, 20 रुपीज को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स क्या, इसको इस सेकेंड केस क्या कह रहा है कि मेरे पास 20 रुपया, बी के पास 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, तो 20 रुपया को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने सेकंड कंडीशन देखा, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस कहता है कि दोनों इक्वल हो, क्या हो, दोनों इक्वल हो। मान लेते हैं कि दोनों अगर 50-50 है और 70-70 है, तो हम लोग मास्टर थ्योरम का अप्लाई करेंगे, मास्टर थ्योरम के कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मास्टर थ्योरम का। हमने सीखा क्या क्या कि हम लोग मास्टर थ्योरम 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में बात करते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी। मीन्स क्या कि थर्ड केस में एसिम्प्टोटिकली इक्वल के बारे में बात कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी मीन्स एसिम्प्टोटिकली इक्वल के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब हम लोग रियल डिफिनीशंस पर चलते हैं मास्टर थ्योरम का, और आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये हमने जो कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट के सहायता से और डिफिनीशन से एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद कभी भूलोगे नहीं कि मास्टर थ्योरम किससे कहते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, अब मास्टर थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। सेम हमने क्या किया मास्टर थ्योरम में। अब हम लोग मास्टर थ्योरम के बारे में एग्जैक्ट करते हैं। ए को हम यहाँ पे मान रहे हैं फंक्शंस, ए को हम लोग क्या मान रहे हैं, फंक्शंस। ए जो हम लोग एफएन लिए थे, ए फंक्शन एफएन कहलाते हैं। ए फंक्शंस क्या मान के चल रहे हैं, एफएन कह चल रहे हैं। और बी जो है, बी है इसका जो वैल्यूज है एन पावर लॉग ए बेस बी। बी इसके बारे में बात कर रहा है, बी इसके बारे में बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स क्या कर रहे, ए डिनोट कर रहे फंक्शंस को, ए डिनोट कर रहे फंक्शंस को। जो भी फंक्शंस दिया हुआ है, जो भी रिकरेंस रिलेशंस में फंक्शंस दिया हुआ, वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से रिलेट कर रहे, और राइट हैंड साइड में हम लोग रिलेट कर रहे एन पावर लॉग ए बेस बी, ए लॉग
सॉरी n पावर log a बेस b से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहा है मास्टर थ्योरम। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि fn इज ऑर्डर ऑफ n पावर log a बेस b। ये क्या हो रहा है, दो फंक्शंस को ही रिलेट कर रहे हैं। मीन्स क्या कि एक fn फंक्शंस हो गए और n पावर log a बेस b, ये दोनों आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं, आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं। तो fn इज ऑर्डर ऑफ समथिंग किए, मीन्स क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू बी हुआ। इससे हम लोग क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू बी, यही कहेंगे ना। ए अगर है और n पावर log a 20 ए है तो वेयर और क्या है, माइनस सी, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट एंड ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, और मीनिंग हमने यहाँ पर अभी बताया था कि अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी है, मीन्स कोई वैल्यूज ए क्या है, ग्रेटर है, ए वैल्यूज ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या रुपीस के टर्म में हम लोग ग्रेटर ले रहे थे, यहाँ पे हम रुपीस के टर्म में ग्रेटर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे मास्टर थ्योरम क्या कहता कि n पावर समथिंग, n पावर समथिंग, n पावर c हो गया ना, n पावर c में मतलब c इज कांस्टेंट, मीन्स क्या कि n पावर 0.1 या n पावर 2 या n पावर 3, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ए पॉलिनोमियल टाइम बिगर है। एक क्या है, n पावर log a बेस b, एक क्या है, पॉलिनोमियल टाइम बिगर है फंक्शंस fn से, फंक्शंस fn से। जब ए पॉलिनोमियल टाइम बिगर है, जब ए पॉलिनोमियल टाइम बिगर है fn से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, पॉलिनोमियल टाइम ये क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। पॉलिनोमियल टाइम क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। एक घटाने का मतलब क्या हुआ कि उतना डिवाइड बाय समथिंग करने पड़ेंगे, डिवाइड बाय समथिंग करने पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं कि fn का जो वैल्यूज है n स्क्वायर है, fn का जो वैल्यूज है, fn फंक्शंस का वैल्यूज है n स्क्वायर है। तो अगर ये बिग ओ नोटेशन से, बिग ओ नोटेशन, तो इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि nq आए हैं, मान लेते हैं कि nq आए हैं। तो nq आए हैं तो n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू nq, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहला केस सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि इससे पोलिनोमियल टाइम बिगर है, ए पोलिनोमियल टाइम बिगर है, पोलिनोमियल टाइम बिगर है। लेकिन कितना बिगर है, कितना बिगर है भाई, कितना बिगर है, अगर इसको में से n, अगर n माइनस क्या माइनस 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन्स क्या कर रहे हैं, n क्यूब बाई n अगर हम लोग अगर डिवाइड कर रहे, n अगर डिवाइड कर रहे, n पावर 1 को अगर डिवाइड कर रहे तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं। मीन्स क्या कि इनडायरेक्टली वे में जो दोनों में एक क्या है, n क्यू पोलिनोमियल टाइम बिगर है, लेकिन कितना बिगर है, n टाइम्स बिगर है, n टाइम्स बिगर है, n टाइम्स बिगर है। इसीलिए हम लोग डिवीजन कर रहे कि दोनों इक्वल हो जाए। तो दोनों इक्वल होने का मतलब ही क्या हुआ, थीटा। मीन्स क्या, जो इस तरह से अगर वैल्यूज रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, tn इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली कहेंगे n पावर log a बेस b आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट कहा हमने। सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया ये कि a के पास 50 रुपीज़ है, बी के पास 70 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ है, तो ये कितने रुपया ज़्यादा है, 20 रुपया ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग घटा रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पोलिनोमियल टाइम बिगर है, पोलिनोमियल टाइम बिगर है तो कितना बिगर है, तो क्या n टाइम्स बिगर है, तो n टाइम्स बिगर है, तो n टाइम्स बिगर है, तो n टाइम्स अगर हम लोग डिवीजन करेंगे तभी ना फंक्शंस fn के इक्वल होंगे, फंक्शंस fn के इक्वल होंगे। तो वही पहला केस कह रहा है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब सेकंड केस के बारे में कहते हैं। सेकंड केस वही कह रहे हैं, सेकंड केस जस्ट उसका अपोजिट कर रहे हैं। मीन्स क्या कि fn, इसे हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं और यहां पर बात कर रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट, क्या हो जाएंगे, यहां पर क्या करें, fn इज
ओमेगा ऑफ समथिंग मीन्स क्या कि अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे, मीन्स क्या कि दो फंक्शंस को हम लोग से कंपेरिजन कर रहे, एफ एन से कंपेरिजन कर रहे और एन पावर लॉग ए बेस बी से हम लोग कंपेयर कर रहे। और एक क्या है ओमेगा, ओमेगा मतलब है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो कोई एक ऐसा हम लोग ले लेते हैं वैल्यूज, मान लेते हैं कि जो सेटिस्फाई करे। एक क्या अगर हम इसे एन क्यू ले ले और इसे हम लोग एन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, मिस ओमेगा ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो अब एक क्या है एन क्यू, ये जो है एन हम लोग हमेशा जो कंपेरिजन कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, एन लॉग ए बेस बी को ही कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट केस में क्या थे, एन पावर लॉग ए बेस बी पोलिनोमियल टाइम बिगर थे, पोलिनोमियल टाइम बिगर थे एफ एन से। लेकिन ये क्या है पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है एफ एन से, पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है एफ एन से, पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है एफ एन से। तो अब दोनों को इक्वल करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो हम इधर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पोलिनोमियल टाइम एक क्या है स्मॉलर है एफ एन से, पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है एफ एन से। तो जब एन स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर रहे वही वैल्यूज यहाँ पर लिखा हुआ ये क्या हो जाएंगे प्लस सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस सी, मीन्स पोलिनोमियल टाइम से ऐड कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यही कंडीशंस कहते हैं, सेकेंड कंडीशंस कहते हैं, सेकेंड केस मास्टर थ्योरम यही कहते हैं। तो टी एन इजकल टू थीटा ऑफ एन लॉग एन पावर लॉग ए बेस बी होंगे। और ये जो कंडीशंस दिया हुआ इस कंडीशंस को हम लोग कहते हैं रेगुलरिटी चेक। ये सिर्फ रेगुलरिटी चेक करने के लिए होता है। मीन्स क्या कि कोई भी रेगुलरिटी चेक, इसे हम लोग रेगुलरिटी चेक कहते हैं। मीन्स कोई भी अगर रिलेशंस रिकरेंस रिलेशंस दे दिया है हमें तो उसे हम लोग सबसे पहले रेगुलरिटी चेक करेंगे। अगर रेगुलरिटी चेक अगर सेटिस्फाई करते हैं तब हम लोग इसका आंसर्स बताएंगे कि टी एन इजकल टू थीटा ऑफ एन लॉग एन थीटा ऑफ एन पावर लॉग ए बेस बी होंगे। लेकिन नॉर्मली 99% के केस में एक कंडीशंस करीब सेटिस्फाई ही करते हैं, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई देखने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसे बिना चेक करके भी करोगे तो 100% रिजल्ट आएंगे। लेकिन आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। ए का वैल्यू मालूम है, एफ एन का वैल्यू मालूम है, वो हम लोग पुट करके और सी इंटू एफ एन, इसको हम लोग अगर ये लेस देन इक्वल टू अगर ये वैल्यूज कर देते हैं तो रेगुलरिटी चेक हो गया। ये जब रेगुलरिटी चेक होंगे तब हम लोग एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करके और हम लोग कहेंगे कि थीटा ऑफ एन पावर लॉग ए बेस बी इसका आंसर्स होंगे। तो इसे ना भी करो, इसे हम लोग ना भी इग्नोर भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 99% ये सही आएंगे। ओके ना, रेगुलरिटी चेक करने की जरूरत ऐसा है नहीं। ओके, लेकिन करना चाहिए। तो सेकंड केस समझ में आ गया, फर्स्ट केस चेक कंडीशन समझ में आ गया। अब यहाँ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केस 1, केस 2, केस 3। ये जो केस 1 ले रहे हैं ये आप किसी भी तरह से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि केस 1 ये हो गया, एक केस 2 हो गया, एक केस 3। ये जब पॉइंट बाय पॉइंट है, समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअली मास्टर थ्योरम क्या कह रहा है। इसे पॉइंट बाय पॉइंट केस 1, केस 2 इस तरह से इस तरह से रटना नहीं है। ओके ना, तो दोनों केस समझ में आ गया। अब थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस हमने बताया था कि एक क्या है एसिम्प्टोटिकली एफ एन और एन पावर लॉग ए बेस बी और एफ एन अगर दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तब हम लोग यहाँ पे केस 3 अप्लाई करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, केस 3 अप्लाई करेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो अब हम लोग इससे थोड़ा सा और भी इसका रिव्यू कर लेते हैं। केस 1 क्या कहता है, केस 1 क्या कहता है कि कितने पोलिनोमियल टाइम्स ए बिगर है, कितने पोलिनोमियल टाइम्स बिगर है, ये फर्स्ट केस कहते हैं। सेकंड केस कहते हैं कि एक कितने पोलिनोमियल टाइम
स्मॉलर है एफएन से। कितने पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है एफएन से। मीन्स क्या, मास्टर थ्योरम केस 1 और केस 2 पोलिनोमियल टाइम से रिलेटेड बात कर रहा है। मास्टर थ्योरम केस 1 और केस 2 में पोलिनोमियल टाइम रिलेटेड बात कर रहे हैं। मीन्स क्या कि वो हमेशा कंपेयर कर रहे हैं एफ एन और एन पावर लॉग ए बेस बी को, अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो पोलिनोमियल टाइम अगर वो बिगर और स्मॉलर है तो वो केस 1 और केस 2 के अंदर आएंगे, अदरवाइज वो केस 3 में चले जाएंगे। मीन्स क्या, केस 3 में क्या कहता कि अगर वो बोथ क्या होना चाहिए, एसिम्प्टोटिकली इक्वल होना चाहिए, पहला केस। और दूसरा केस ये बहुत लोग नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो इसका यूज नहीं करते हैं। ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, जो हम लोग सेकेंड कंडीशंस ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो एन पावर लॉग ए बेस बी अगर लॉगरिदम टाइम स्मॉलर है एफ एन से तब भी ए मास्टर थ्योरम वैलिड है, अगर लॉगरिदम टाइम अगर एन पावर लॉग ए बेस बी अगर एफ एन से स्मॉलर है तो भी मास्टर थ्योरम वैलिड है और एक केस 3 के अंदर आएंगे। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेता हूं। केस 1 क्या कहता है कि कितना पोलिनोमियल टाइम बिगर है राइट हैंड साइड। केस 2 क्या कहते हैं कि राइट हैंड साइड कितने पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है। केस 3 क्या कहते हैं कि एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, तो हम लोग केस 3 अप्लाई करेंगे। और क्या कि एन पावर लॉग ए बेस बी लॉगरिदम टाइम स्मॉलर है एफ एन से तब भी हम लोग केस 3 को अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके ना, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, मीन्स क्या कि हम दो टर्मोलॉजी को ही हम लोग रिलेट कर रहे हैं, दो टर्मोलॉजी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, एफ एन है, तो एफ एन से और एन पावर लॉग ए बेस बी, ये दोनों से हम लोग कंपेयर करते हैं। ये दोनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो कंपेयर करते हैं। एफ एन का वैल्यूज कितना है, एन है। एफ एन का वैल्यूज कितना है, एन है ना। और एन पावर लॉग ए बेस बी अगर लिखे तो ये वैल्यूज कितना हो जाएंगे, ए का वैल्यूज कितना है 16 और बी का वैल्यूज कितना है 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएंगे, 4 स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये 4 4 1, तो ये क्या हो जाएंगे एन स्क्वायर। ये वैल्यूज क्या आ गए, एन स्क्वायर आ गए। मीन्स क्या कि एफ एन है और ए क्या है, एन पावर लॉग ए बेस बी एन स्क्वायर है। तो एक किस केस में जा रहे हैं, फर्स्ट केस हो गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट केस। मीन्स क्या है कि एन पावर लॉग ए बेस बी ये क्या है, पोलिनोमियल टाइम बिगर है। पोलिनोमियल टाइम ये क्या है, पोलिनोमियल टाइम बिगर है। लेकिन कितना बिगर है, एन बिगर है। अब दोनों को इक्वल करना तो एन स्क्वायर बाई एन करेंगे ना, क्योंकि वहां पर क्या थे, कॉन्सेप्ट क्या थे, एफ एन इज क्या थे, डिफिनेशन क्या थे, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन माइनस सी किसका इंडिकेट कर रहे, माइनस सी इंडिकेट कर रहे कि कितना पोलिनोमियल टाइम बिगर है। तो ये वैल्यू इसीलिए लिखे है ना, ऑर्डर ऑफ क्या, एन पावर लॉग ए बेस बी माइनस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट। तो ए पोलिनोमियल टाइम बिगर है, तो कितना बिगर है, एन टाइम्स बिगर है। ये क्या है, एन टाइम्स बिगर है, तो अब दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो एन टाइम्स बिगर है, ये तो सही है। लेकिन मास्टर थ्योरम क्या कहता है, कि एफ एन और एन पावर लॉग ए बेस बी अगर दोनों को कंपेयर कर रहे, दोनों में जो बिगर वैल्यूज है, वो आंसर हो जाएंगे। तो ये दोनों में बिगर कौन है, एन और एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर बिगर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, थीटा ऑफ एन स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन। समझ में आ गया? इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा इस प्रॉब्लम में कि एन पावर लॉग ए बेस बी
पोलिनोमियल टाइम बिगर है, लेकिन कितना बिगर है, n टाइम्स बिगर है, पर n टाइम्स बिगर है। और जो बिगर होते हैं, जो बिगर होते हैं वो आंसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। मास्टर थ्योरम एक कह रहे हैं। ओके, अब सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, एफ एन इजकल टू क्या है, एन स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं एफ एन इजकल टू क्या है, एन स्क्वायर, और एन पावर लॉग ए बेस बी कितना होंगे, एन पावर लॉग ए बेस बी। इससे हम लोग सॉल्व करें, एन पावर ए क्या हो जाएंगे, लॉग बेस 2 ए वैल्यूज क्या होंगे 1, मीन्स क्या, ई एन आई, ए एन आई। तो एन स्क्वायर को एन से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, जस्ट ए सेकेंड केस हो गया ना, एक कौन सा केस हो गया, सेकेंड केस हो गया। एक क्या है, एन स्क्वायर एन से बिगर है। कितना बिगर है, एन टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड बिगर है, लेकिन हम आर एच एस से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या है, पोलिनोमियल टाइम एक क्या है, स्मॉलर है किससे, एफएन से पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है। तो कितना स्मॉलर है, तो अगर n इज टू एन कर दे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर। ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसका आंसर्स क्या होंगे, दोनों में जो बिगर वैल्यूज होंगे वो आंसर्स हो जाएंगे, दोनों में जो बिगर वैल्यूज हो जाएंगे वो आंसर्स हो जाएंगे। तो टी एन इजकल टू क्या हो जाएंगे, फिट ऑफ एन स्क्वायर आंसर, बस। ओके ना, तो ये आंसर्स हो गए। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि केस सेकेंड अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है एफएन से, तो यहाँ पर रेगुलरिटी चेक भी करते हैं, रेगुलरिटी चेक क्या कहते हैं, के इंटू एफ एन बाई बी इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू एफ एन। ये अगर कंडीशन सही है तब हम लोग केस 2 अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस कंडीशंस को भी देखना है, लेकिन ये 99.99% के केस में रेगुलरिटी सही होते, तो इसे हम लोग कोई भी चेक नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो आप अगर चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। तो हम चेक कर देते हैं, एक प्रॉब्लम है इसे हम लोग चेक कर देते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यूज कितना है, ए का वैल्यूज 2 है, बी का वैल्यूज क्या है 2 है, और एफ एन का वैल्यूज क्या है, एन स्क्वायर है। तो अगर ऐसे हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रेगुलरिटी चेक कर रहे हैं। जो एक डिफिनेशंस थे, ए वैल्यूज थे, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये जो सेकंड केस है, ये रेगुलरिटी चेक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि केस सेकंड में इसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि 99% के केस में रेगुलरिटी चेक हमेशा सही होते हैं, तो इसे करने की जरूरत है नहीं। लेकिन कभी कभी किस्मत खराब हो तो कुछ कह नहीं सकते हो, मान लेते हैं कि चेक नहीं किए और रेगुलरिटी चेक ही गलत आ गया। इसीलिए हमने फोकस किया था कि जब भी रिकरेंस रिलेशंस के प्रॉब्लम रहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो मास्टर थ्योरम में तो इसे हम लोग यूज ना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, तो हम यहाँ पर रेगुलरिटी चेक कर लेते हैं। ए का वैल्यूज क्या है 2 है, एफ एन एन बाई बी लेस देन सी इंटू एफ एन है। तो एफ एन का वैल्यूज क्या है, एन स्क्वायर है। तो ये एफ एन बाई बी है, इसका वैल्यूज क्या है बाई 2 है। तो इसे हम लोग एफ एन बाई बी लिखे तो क्या हो जाएंगे, एन बाई टू। बी का वैल्यूज 2 है ना, तो क्या हो जाएंगे एन स्क्वायर बाई 4, ये होंगे ना, लेस देन सी इंटू एफ एन का वैल्यूज क्या है, एन स्क्वायर, और ए वैल्यूज क्या होंगे 2 कैंसिल ना, 2 कैंसिल, एन स्क्वायर बाई 2। तो सी का वैल्यूज क्या लाए कि इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर आए, और सी का वैल्यूज होना चाहिए हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। ये एक कंडीशंस कहता है केस 2 का डिफिनेशंस में। तो ये क्या हो जाएंगे, सी का अगर वैल्यू लेस देन हाफ अगर ले लेते हैं तो हाफ एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, मीन्स क्या, रेगुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन। बस हम रेगुलरिटी चेक करने के लिए होते हैं। नॉर्मली तो आंसर मेरे पहले से आ चुके हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। अब इससे सॉल्व करते हैं। क्या है, एफ एन इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। एफ एन इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, और एन पावर लॉग ए बेस बी, ए वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ए वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, और इसे हम लोग सॉल्व करूँ, एन लॉग ए का वैल्यूज क्या है 1 है, बी का वैल्यूज क्या है 2 है। लॉग एन बेस कुछ भी रहे, इसका वैल्यूज हमेशा क्या होंगे 0 होंगे। तो क्या हो जाएंगे एन पावर 0 मीन्स क्या 1, मीन्स क्या कि ए बी कांस्टेंट हो गया।
ए भी कांस्टेंट होगी। मतलब c इज इक्वल टू सी हो गया, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना। जब एक किस केस में आ जाएंगे, थर्ड केस में आ गए, एक किस केस में आ गए, थर्ड केस में आ गए। तो थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस क्या कहता है, गौर से सुनना, कि अगर दोनों केस दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो चाहो या ना चाहो हम लोग यहाँ लॉगन से क्या कर रहे हैं, लॉगन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लॉगन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉगन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लॉगन से अगर दोनों अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पावर 0 से कर दे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉगन टर्म को हम लोग लेंगे, लॉगन टर्म को हम लोग लेंगे। अगर दोनों फंक्शन एफ एन और एन पावर लॉग ए बी एसिम्प्टोटिकली इक्वल है, एसिम्प्टोटिकली इक्वल है तो इक्वल तो लिखेंगे, लेकिन लॉगन पावर 0 हम लोग लिख देंगे, लॉगन पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं आएंगे। तब इसका Tn इक्वल टू सोल्यूशंस जो होंगे ए +1 हो जाएंगे। यही है ना, यही कहना चाह रहा क्या कि एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी है। अगर एसिम्प्टोटिकली अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग एन के पावर के करते हैं, लॉग एन के पावर के करेंगे, वेयर के इज ए कांस्टेंट और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दोनों कांस्टेंट है तो हम यहाँ वैल्यूज क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ये जब अगर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे, थीटा ऑफ एन पावर लॉग ए बेस बी, और जो कि कांस्टेंट आए हैं, इंटू लॉग एन के प्लस वन, ये वैल्यूज क्या है 0, तो 0 + 1 करेंगे तो लॉग एन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक क्या बैलेंस करने के लिए इस तरह से हम लोग ने लिखा, ये डिफिनीशन मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? क्या सीखा फिर से बताओ, कि अगर दोनों इक्वल होते हैं, अगर दोनों एसिम्प्टोटिकली इक्वल होते हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड लॉगन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लॉगन से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ इफेक्ट नहीं होंगे। तब Tn का जो टाइम कम्प्लिसिटी होंगे वो क्या हो जाएंगे, n पावर लॉग ए बेस बी तो है, प्लस ये क्या हो जाएंगे, इंटू था ना, दिखाते हैं, इंटू लॉगन एन पावर लॉग ए बेस बी। ये तो वैल्यूज मेरा क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए, इंटू लॉगन के प्लस 1, तो के का वैल्यू 0, तो 0 + 1 मिस लॉगन, तो लॉगन आंसर्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर्स हो जाएंगे थीटा ऑफ लॉगन के प्लस 1, के का वैल्यूज क्या है 0, यहाँ पे के का वैल्यूज हमने क्या लिया 0, तो 0 + 1, तो इसका आंसर्स क्या हो जाएंगे, थीटा लॉग एन तो से सॉल्व करते हैं। तो क्या है, थर्ड केस हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है, एफ एन, ए वैल्यूज एफ एन दिया हुआ है, और एन पावर लॉग ए बेस बी, इससे कंपेयर करना है ए बेस बी, तो कंपेयर करते हैं। ए वैल्यूज क्या है, एन लॉग एन, और ए वैल्यूज क्या है, एन पावर लॉग 2 बेस 2, मीन्स क्या है, इसका वैल्यूज 1 हो जाएंगे, तो वैल्यूज क्या होंगे, एन पावर 1, मीन्स क्या है, एन लॉग एन, और ए वैल्यूज एन आए ना। तो बहुत सा लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, लोग का बहुत ऐसा क्या होता है कि रट लेते हैं, मास्टर थ्योरम को रट लेते हैं। मीन्स क्या कि दोनों एफ एन और एन पावर लॉग ए बी को कंपेयर करते हैं, दोनों अगर जो बिगर हो जाते हैं उसको डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, उसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो अगर बहुत लोग ये प्रॉब्लम करते हैं, तो अगर दोनों का अगर बिगर देखें एन लॉग एन और एन, तो अगर दोनों में बिगर कौन है, एन लॉग एन है, तो आंसर हो जाएंगे। तो बहुत लोग इसको क्या लिखते हैं, टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन लॉग एन आंसर लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है, एक गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है ये बता रहा हूं, क्यों गलत है, क्योंकि एन लॉग एन आए हैं, ये क्या है, एन लॉग एन आए हैं, और क्या है, एन है। तो हमने थर्ड केस में जो बताया है, हमने थर्ड केस में क्या बताया कि अगर एन पावर लॉग ए बेस बी अगर एन पावर लॉग ए बेस बी, अगर
अगर लोगरिदम अगर लेसर भी है fn से, लोगरिदम अगर लेसर भी है fn से, तब भी वो वैलिड है, तब भी वो वैलिड है, और वो केस 3 में आते हैं। वो क्या आते हैं? केस 3 में आते हैं। ओके, तो क्या ये लॉगन पावर ये क्या है? लॉगन पावर ये क्या है? लॉगन पावर स्मॉलर है fn से, लॉगन पावर स्मॉलर है, ये क्या है? n log n है, और ये n है, n log n है, और ये क्या है? n है। तो ये क्या है? लॉगन पावर स्मॉलर है, लॉगन पावर स्मॉलर है। मीन्स क्या कि दोनों को अगर इक्वल करने पड़ेंगे तो log n से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, log n से मल्टीप्लाई करेगा, log n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए, जब दोनों इक्वल हो गए, तो अब हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे आंसर? थीटा ऑफ ये क्या हो जाएंगे? एक के हो गए, तो के इक्वल टू के प्लस 1, तो ये क्या हो जाएंगे वैल्यूज? n इंटू log n, तो 1 प्लस 1 भी हो जाएंगे ना, तो वैल्यूज क्या है? log n से मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे ना, तो log n स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये आंसर्स होंगे। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सोल्व किया था, इसका आंसर क्या आए थे? n इंटू log n होल स्क्वायर, n इंटू log n होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? क्या किए फिर से एक बार बता देते हैं कि एक्चुअल में जो वैल्यूज आए थे fn का वैल्यूज क्या आए थे? n log n आए थे, n पावर log a बेस b का जो वैल्यूज क्या आए थे? n आए थे। लेकिन केस थर्ड क्या कहता है कि अगर लोगरिदम टाइम्स भी अगर वो स्मॉलर है fn से, तब भी वो वैलिड है, और वो केस 3 के अंदर आते हैं। तो अगर वैलिड है तो log n से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी क्या हो जाएंगे? दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो LHS में भी n log n आ गए, RHS में भी n log n आ गए, तो अब दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों इक्वल हो गए, तो अब क्या करेंगे? जो Tn इक्वल टू क्या हो जाएंगे? n इंटू log n, 1 प्लस 1, ये पहले से 1 है, अब फिर k प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर k का वैल्यूज क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि log n से मल्टीप्लाई किए। तो अब जो वैल्यूज क्या हो जाएंगे? k प्लस 1, तो 1 तो पहले से है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे? 2। तो थीटा ऑफ n log n के होल स्क्वायर। इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एक कंडीशन क्या हो गया? थर्ड कंडीशन। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं और इससे सोल्व करते हैं। हाँ, इसमें कुछ डिफरेंट सीखोगे। क्या fn इक्वल टू क्या है? n पावर 4 log n, ये वैल्यूज दिया हुआ है, और n पावर log a बेस b वैल्यूज है। तो इसको अगर सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? n पावर log a क्या है? 27, और ये वैल्यूज क्या है? 3 है। तो अगर हम इसे सोल्व करूँ तो कितना लिख सकता हूँ? log 3 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 पावर क्यूब। तो अगर ये आउटसाइड आएंगे और ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, तो इसे क्या हो जाएंगे? NQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? NQ होंगे, NQ होंगे ना। तो एक्चुअली क्या आए वैल्यूज? n पावर 4 log n आए, और ये वैल्यूज क्या आए? NQ आए। ये वैल्यूज क्या आए? NQ आए। ये वैल्यूज क्या है? NQ आए। तो एक्चुअली n पावर 4 log n है, और ये क्या? NQ है। तो ये क्या है? पोलिनोमियल टाइम बिगर है, पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है, लॉगरिदम टाइम बिगर है, लॉगरिदम टाइम स्मॉलर है क्या? तो अगर हम लोग गौर से देखें तो क्या NQ है और n4 log n है। मीन्स क्या कि अगर हम इसमें n log n से मल्टीप्लाई कर दे, n log n से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएंगे? n पावर 4n हो जाएंगे। मीन्स क्या कि n आ रहे हैं, तो n क्या है? पोलिनोमियल हो गए, n हो गए, n मीन्स क्या हो गए? पोलिनोमियल हो गए, n मीन्स क्या हो गए? पोलिनोमियल हो गया। log n अभी यहाँ पर हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। इसे फिर से बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। n पावर 4 log n है, और ए वैल्यूज क्या है? NQ है। तो एक क्या पोलिनोमियल टाइम बिगर है या पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है? एक वैल्यूज क्या है? n पावर 4 है, n पावर 4 है। तो एक क्या है? NQ है। तो अगर हम इससे n से अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होंगे ना, कोई भी इफेक्ट नहीं होंगे। और n log n है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये पोलिनोमियल टाइम है, ये
एक्चुअली इसमें अगर कहोगे तो क्या कहोगे, ये पोलिनोमियल टाइम भी है और लॉगरिदम टाइम भी है। लेकिन एक्चुअली जब पोलिनोमियल टाइम आते हैं तो लॉगरिदम टाइम उसे नहीं कहेंगे। अगर लॉगरिदम टाइम कब कहेंगे, जब ओनली लॉग एन हो तब भी हम लोग उसे लॉगरिदम टाइम स्मॉलर कहेंगे। सपोज अगर एन लॉग एन अगर इस तरह से अगर आते हैं और ये अगर सेटिस्फाई करते हैं तो इसे हम लोग पोलिनोमियल टाइम ही कहेंगे। इसे हम लोग क्या, पोलिनोमियल टाइम ही कहेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम ऐसा लिखे एन लिखे हैं और एन स्क्वायर लिखे हैं, ये क्या है, पोलिनोमियल टाइम है। ये भी क्या है, पोलिनोमियल टाइम है। अब अगर क्या एन और एन स्क्वायर के बीच में एन लॉग एन आते हैं ना, एन और एन स्क्वायर के बीच में एन लॉग एन आएंगे, तो इन बिटवीन पोलिनोमियल टाइम के इन बिटवीन अगर लॉग एन आते हैं तो पोलिनोमियल टाइम ही कहलाएंगे। और क्या कहलाएंगे, पोलिनोमियल टाइम ही कहलाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है। ये एक्चुअली क्या है, पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है। पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है ऑफ एफएन से कंपेयर टू एफएन से। तो पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर है तो कौन सा केस हो जाएंगे, एक केस 2 हो जाएंगे। तो दोनों में देखेंगे जो सबसे बिगर हो जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आंसर n पावर 4 log n। तो ये क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे, ये आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब 6। हाँ, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं और भी क्या है। 6 सोल्यूशन, ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, एफ एन इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर एन पावर लॉग ए बेस बी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर देख रहे हैं ए क्या आ रहा है, फंक्शंस है। ए का वैल्यूज क्या है, फंक्शंस है। ए का वैल्यू फंक्शंस है तो ये क्या है, ए रिकरेंस रिलेशंस सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे तो मास्टर थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर ही नहीं सकते। मान लेते हैं कि हम लोग मास्टर थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होंगे वो हम देखना चाहते हैं। ये अगर रिकरेंस रिलेशंस है तो इसमें तो हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिफिनीशन से जानते हैं कि ए का वैल्यूज होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ए का वैल्यूज होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और वो वैल्यूज कांस्टेंट होना चाहिए। वो वैल्यूज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 2 पावर n है, ये क्या है, फंक्शंस है। तो हम ये इस रिकरेंस रिलेशंस में तो हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं सकते। लेकिन हम मास्टर थ्योरम अप्लाई करके देखना चाहते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, वो हम देखना चाहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। वो क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से, एफ एन इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर है। एफ एन इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर है। और इससे हम लोग सोल्व करूँ तो क्या लिखूंगा, एन पावर लॉग ए का वैल्यूज क्या है, 2 टू द पावर ऑफ एन और b का वैल्यूज कितना है, 2 है। तो अगर इसे हम लोग सोल्व करें तो आउटसाइड जाएंगे, log 2 बेस 2 क्या हो जाएंगे, 1। तो इसे हम लोग सोल्व करें तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, n। अगर हम लोग देखें n स्क्वायर और n पावर n तो ये दोनों को अगर कंपेयर कर रहे एफ एन और n पावर log a बेस b से, तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि ये पोलिनोमियल टाइम, ये क्या है, पोलिनोमियल टाइम ए बिगर है। पोलिनोमियल टाइम बिगर है ना, पोलिनोमियल टाइम बिगर है। लेकिन कितना बिगर है, पोलिनोमियल टाइम बिगर है लेकिन कितना बिगर है। तो अगर n पावर n है माइनस कांस्टेंट लिखता था ना, तो अगर हम माइनस कांस्टेंट है तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, n पावर n माइनस 2। अगर इतना टाइम्स ये क्या है, ये क्या है, बिगर है, इतना टाइम से बिगर है। n पावर n माइनस
2 टाइम्स बिगर है, n पावर n माइनस 2 टाइम्स बिगर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि n स्क्वायर है और n पावर n है, n पावर n है। मीन्स क्या, मास्टर थ्योरम क्या कहते हैं कि वो पोलिनोमियल टाइम बिगर होना चाहिए या पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर होना चाहिए, पोलिनोमियल टाइम बिगर होना चाहिए या पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर केस 1 तो अप्लाई हो रहे हैं, केस 1 तो अप्लाई हो रहे हैं, और ये क्या है, n पावर n माइनस 2 ए बिगर है, n माइनस 2 बिगर है, इसीलिए हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर आना चाहिए था ना n पावर n, लेकिन n नहीं है, क्योंकि रिकरेंस रिलेशंस क्या कहता है कि a का वैल्यूज 2 पावर n नहीं हो सकता, फंक्शंस नहीं हो सकता है। तो ये इससे हम लोग क्या सीखे कि पोलिनोमियल टाइम बिगर मीन्स क्या कि वो पोलिनोमियल n पावर 1 लाख, 1 पावर 1 करोड़, एक कुछ भी पोलिनोमियल टाइम बिगर हो सकता है या पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर हो सकता है। केस सेकंड में पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर, केस फर्स्ट में पोलिनोमियल टाइम बिगर। पोलिनोमियल टाइम बिगर कह रहा है सिर्फ, तो पोलिनोमियल टाइम बिगर मतलब वहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं ना, बिगेस्ट अपर बाउंड हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं मास्टर थ्योरम। लेकिन ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस की वजह से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, इसीलिए हमने इसे लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ए प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इस तरह का प्रॉब्लम को भी हम लोग मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक्चुअली अभी दिख नहीं रहे, ये रिकरेंस रिलेशंस क्या, ए और बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो है, लेकिन बी का वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, नहीं है। लेकिन इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हम लोग रिकरेंस रिलेशन, मास्टर थ्योरम के रिकरेंस रिलेशंस में इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम लोग मास्टर थ्योरम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं ना, लेकिन मास्टर थ्योरम मेथड से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह से मास्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या हम लोग करेंगे कि इसे हम लोग मान लेते हैं कि n एक क्या है, n पावर हाफ हो गया ना, रूट n को हम लोग क्या लिखेंगे, n पावर हाफ लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि n पावर हाफ इक्वल टू क्या है, सॉरी, n इक्वल टू 2 पावर k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n इक्वल टू 2 पावर k। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट एज्यूम कर रहे हैं कि n इक्वल टू 2 पावर k है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू 2 पावर k मान रहे हैं। तो अगर इसे हम लोग सोल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड अगर लॉग लेंगे तो क्या k इक्वल टू log n बेस 2 लिख सकते हैं ना, log n बेस 2 लिख सकते हैं। तो k का वैल्यूज क्या है, log n है, k का वैल्यूज क्या है, log n है। इसका जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए हम लोग फाइंड आउट कर दिया। n इक्वल टू हम लोग लेट एज्यूम कर रहे हैं कि n इक्वल टू 2 टू द पावर k है, n इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ k है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वैल्यूज को हम लोग पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू 2 पावर k, ए रिकरेंस रिलेशंस में हम लोग पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, n t के पावर 2 टू द पावर ऑफ k इज इक्वल टू t पावर एक क्या हो जाएंगे, n के एक क्या हो जाएंगे, n के पावर k बाई 2। तो इसे हम लोग लिखे n इक्वल टू 2 पावर k है, तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर k बाई 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर k बाई 2 लिख सकते हैं। प्लस ये क्या है, वैल्यूज c है, ये वैल्यू c है, ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसे हम लोग इंडिपेंडेंट ही छोड़ दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट छोड़ दे रहे हैं। एक ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, इसे हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। मीन्स क्या, इसे हम लोग मान रहे हैं एस के, इससे हम लोग क्या मान रहे हैं, एस के मान रहे हैं। ऐसा क्यों मान रहे हैं, हम मान रहे हैं और फिर जस्ट हम जब सॉल्यूशंस लाएंगे तो फिर उसको हम लोग एक्चुअली टीएन के फॉर्म में ही ला सकते हैं। अगर हम लोग कुछ मान रहे हैं और फिर मान के उसको आंसर ला के फिर उसी फॉर्म में अगर ला देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होंगे ना। एज्यूम तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एज्यूम करने के बाद फिर हम जब आंसर्स ला रहे हैं, आंसर लाने के बाद हम उसी फॉर्म में ला दे रहे हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा।
जो हमने एज्यूम किया था उस एज्यूम से फिर उसी में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। तो एस के इक्वल टू हम कर रहे हैं, ये मैपिंग है, एक आइडिया है कि किस तरह से ये रिकरेंस रिलेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक टेक्निक है ये। तो ये टेक्निक सीखोगे तो इजी हो जाएगा कि प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप रिकरेंस सब्स्टिट्यूशन मेथड है ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजली वे में। इस तरह का प्रॉब्लम हमने सॉल्व भी किया है। लेकिन क्या है, एक तरह से टेक्निक है, एक आइडिया है, इस तरह से हम लोग इसको मैपिंग करके मास्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में, मास्टर थ्योरम के रिकरेंस रिलेशंस में ला रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नाम का चीज नहीं है, बस मैपिंग कर रहे हैं ओनली। ओके ओके। तो इससे 2 पावर k इक्वल टू स्केल मान रहे हैं, तो क्या 2 पावर k, इसे हम लोग क्या हो जाएंगे sk/2 मान लेंगे, sk/2 मान लेंगे प्लस c। तो ये क्या हो गया, मास्टर थ्योरम में आ गया ना। तो अब इसे हम लोग ले लें, ये क्या हो जाएंगे, fn इक्वल टू क्या है वैल्यू, c है, fn का वैल्यूज क्या है, c है, और n ये क्या है, k पावर log a बेस b, log a बेस b, a का वैल्यूज क्या है 1, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे k पावर, एक k के टर्म में है ना, ये वैल्यूज क्या है k के टर्म में, तो k पावर log a 1 और बेस क्या है 2, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0, तो k पावर 0 मतलब क्या, यानी पावर 0 मतलब कांस्टेंट, मीन्स क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट हो गया तो इधर हम लोग log k ले सकते हैं ना, log k हमने सीखा था, ये log k हो जाएंगे एक पावर 0, इसका टाइम कम्प्लिसिटी निकालेंगे। तो टाइम कम्प्लिसिटी किस फॉर्म में निकालेंगे, एसके के फॉर्म में निकालेंगे। तो एसके हो गए, एसके इक्वल टू क्या हो जाएंगे log k हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे log k के पावर वो 0 + 1 ना, तो के हो जाएंगे, तो मतलब थीटा ऑफ log k हो गया, थीटा ऑफ log k हो गया। लेकिन ये जो आए हैं एसके आए हैं, ये क्या है एसके आए हैं, लेकिन इसको हमको फिर से कन्वर्ट करने पड़ेगा ना, टीएन के फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो हम लोग टीएन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एसके को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसके को हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, एसके को हम लोग t2 पावर k लिखे थे, तो हम लोग लिख देते हैं t पावर क्या लिखे थे k लिखे थे, t2 पावर k इक्वल टू क्या हो गया थीटा ऑफ log k हो गया, थीटा ऑफ log k हो गया। तो 2 पावर k का वैल्यूज क्या था log n था, तो यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं 2 पावर ए वैल्यूज क्या हो गया log n ए हो गया इक्वल टू थीटा ऑफ ए क्या हो जाएंगे वैल्यूज log k, ये क्या है log k, तो log और k का वैल्यूज क्या है log n, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज क्या आएंगे नीचे आएंगे, ये तो हमने बहुत सीखा है ना, ये ऊपर जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे t n के पावर log 2 बेस 2, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0, tn आ गए, तो tn इक्वल टू log n, tn इक्वल टू log n मीन्स क्या tn इक्वल टू थीटा ऑफ log n। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं इस प्रॉब्लम को, सब्स्टिट्यूशन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसीलिए एक आइडिया है, ये आइडिया को अगर नहीं भी समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट एक मैपिंग है, एक मैपिंग टेक्निक है। तो अगर समझ रहे हो तब ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो इसे स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। लेकिन इस पर हम 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करवा दे रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएंगे तो शायद समझ में आ जाए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या किए थे n इक्वल टू 2 पावर k एज्यूम कर रहे हैं, n इक्वल टू क्या एज्यूम कर रहे हैं, पहला स्टेप में क्या n पावर 2 पावर k ले रहे हैं। तो इक्वल टू हम इसे करेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएगा k log n आ जाएंगे, ये बाद में यूज होंगे इसलिए हम अभी कर दिए, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे मैपिंग करेंगे, तो वैल्यूज क्या है t पावर 2 पावर k हो जाएंगे, और ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इसे हम लोग लिखे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2k/2 लिखेंगे प्लस log n का वैल्यूज क्या है k आए हैं, k के टर्म में है क्योंकि n पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी वैल्यूज क्या होंगे इफेक्ट पड़ेंगे। तो k इक्वल टू log n था, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे k हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यूज आ गए। अब इसको हम लोग थर्ड में क्या करेंगे मैपिंग करेंगे, ये क्या करेंगे थर्ड में मैपिंग करेंगे, मतलब हम लोग मास्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट में लाएंगे। तो इसे हम लोग एस के एज्यूम कर रहे हैं, एस के इक्वल टू लिखेंगे, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं एस k/2 लिख सकते हैं, k/2
टू प्लस ए क्या हो गया के हो गया। अब इसमें हम लोग मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक क्या हो गए एफ एन हो गए और एक वैल्यूज क्या हो गए सॉरी के ना, एक के टर्म में ला रहे हैं ना, तो क्या हो जाएंगे के लॉग ए बी। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, कर लेते हैं। एफ एन क्या है के है और ए वैल्यूज क्या है के पावर लॉग ए बेस बी। लॉग 1 का वैल्यूज क्या होंगे 0। ये वैल्यूज क्या है मिस क्या है ये वैल्यूज आ गया कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। क्या के एनी पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0, तो के पावर 0 मतलब कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट आ गए, मतलब एक के हो गए और एक सी हो गए। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, एक के है और एक सी है, एक के है और एक सी है। तो केस 1 होंगे या केस 2 होंगे या केस 3 होंगे बताओ। एक क्या है कांस्टेंट है और एक क्या है के है। तो एक जो कांस्टेंट है ये तो के टाइम्स ए लोअर है। एक क्या है के पोलिनोमियल टाइम्स ये क्या है स्मॉलर है। के से अगर हम इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, के टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यूज होंगे ना, तो के सेकंड हो गया पोलिनोमियल टाइम हो गया। पोलिनोमियल टाइम क्या होंगे पोलिनोमियल टाइम स्मॉलर होंगे या लेसर होंगे, स्मॉलर होंगे ऑफ एफ एन से। तो अप्लाई कौन सा होगा केस सेकंड अप्लाई हो गया। तो इसका जो टाइम कम्प्लीसिटी क्या हो जाएंगे, इसका जो टाइम कम्प्लीसिटी हो जाएंगे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एस के इक्वल टू क्या हो जाएंगे थीटा ऑफ के यही होंगे ना थीटा ऑफ के। ये वैल्यूज हो जाएंगे जो दोनों में बिगर होंगे वो वैल्यूज हो जाएंगे। के है ये कांस्टेंट है तो थीटा ऑफ के हो जाएंगे। अब इसे हम लोग पुट कर देते हैं। अब इसको हम लोग टी पावर 2 क्या तो मैपिंग किए थे तो क्या होता है 2 पावर के लिखे थे, इसे 2 पावर के लिख देते हैं। तो ये वैल्यूज क्या है थीटा ऑफ के ही है, थीटा ऑफ के है। तो के का वैल्यूज क्या है log n है, ये वैल्यूज क्या है log n बेस 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करें तो टी एन के फॉर्म में आना चाहिए ना 2 पावर log n अगर लिख देता हूँ log n बेस 2 इक्वल टू थीटा ऑफ log n। अब इसे हम लोग सॉल्व करूँ तो क्या लिखेंगे टी एन हो जाएगा ना टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ log n। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर्स होंगे थीटा ऑफ log n होंगे। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना। मैपिंग है जस्ट कुछ नहीं है, एक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट हम अपने सुविधा के हिसाब से मैपिंग कर रहे हैं। मीन्स 2 टू पावर के है उसे हम लोग एस के ले रहे हैं और इस तरह से हम लोग एस के बाई 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं मैपिंग कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं मैपिंग कर रहे हैं। इसको हम लोग एस के मान रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं एस के मान रहे हैं। तो एस के और एक क्या बाई 2 है तो जस्ट मैपिंग कर रहे हैं और उसको हम लोग मास्टर थ्योरम में अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, जस्ट एक मैपिंग एक टेक्निक है, एक क्या है टेक्निक है। तो समझने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है 3 प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये तीनों अगर आप देखा तो 100% समझ में आ ही जाएगा, ना समझने की तो कोई बात ही नहीं है, 100% आएगा समझ। ओके तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने किया 2 प्रॉब्लम में किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। और क्या करते हैं स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे n इक्वल टू 2 पावर के मानेंगे, यही ना। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट n इक्वल टू 2 पावर के ले लेते हैं, 2 पावर के ले लेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे 2t। एक क्या हो जाएंगे 2 पावर के बाई 2 हो जाएंगे, के बाई 2 हो जाएंगे। प्लस इससे हम लोग अगर सॉल्व करें तो इससे हम लोग के इक्वल टू log n लिखेंगे ना, के इक्वल टू log n, के इक्वल टू log n, ये log n है तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे मैपिंग करेंगे। थर्ड केस में क्या होना चाहिए मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसे करते हैं इससे हम लोग एस के मान रहे हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं एस के। ये क्या हो जाएंगे एस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है ना, इसे हम लोग ये तो अलग है ना 3 पावर 2 पावर के, इसको हम लोग एस के मान रहे हैं। ये क्या 2 है और ये वैल्यूज क्या होंगे एस के अब बाई 2 के बाई 2 इस तरह से है। और प्लस से क्या है के है तो वैल्यू ए क्या हो गया रिकरेंस रिलेशंस हो गया। अब रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व कर देते हैं। ये वैल्यूज क्या हो गया एफ एन हो गया और ए पावर क्या हो गया के पावर log ए बी। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे के है, एफ एन इक्वल टू के है और ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे के पावर log ए बेस बी। ये वैल्यूज क्या है log 2 बेस 2 मीन्स क्या है वैल्यूज क्या हो जाएंगे के मीन्स क्या बोथ साइड के है, बोथ साइड के आ गए, बोथ साइड के आ गए। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएंगे एस के इक्वल टू क्या हो जाएंगे के
के log k हो जाएंगे, के log k यही होंगे ना। कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं? केस थर्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि केस थर्ड केस वन इस तरह से नहीं याद रखोगे, रटना नहीं है कि ये केस वन है, केस टू है, केस थ्री। आप कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको हिसाब से रखोगे। अभी हमने पढ़ा इसलिए केस वन केस टू केस थ्री से बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसे किस पेज में ले रहे हैं। केस थ्री को केस टू ले सकते हैं, केस टू को केस वन ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो एस के इक्वल टू के log k आ गया, एस के इक्वल टू के log k आ गया ना। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसे हम लोग फिर से टी एन का फॉर्म में लेने पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग मैपिंग किया था टू पावर के का ना, इसे क्या लिखेंगे? टी टू पावर के लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। ये वैल्यूज क्या है? के log k आए हैं, के log k। तो के का वैल्यूज क्या है? log n है। यहाँ पर पुट कर देता हूँ टी का पावर टू, ये क्या है? log n बेस टू। और ये वैल्यूज ये क्या हो जाएंगे? के log n है, log n, और ये क्या है? log, और फिर log n बेस टू। तो इसको हम लोग करेंगे, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? टी एन इज इक्वल टू log n ये आंसर्स आएंगे। ये क्या होंगे? आंसर्स होंगे। ये इसका टाइम कंप्लीसिटी। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके ना। तो हमने बहुत सारा रिकरेंस रिलेशन सॉल्व किया, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी हमने सॉल्व किया, रिकरेंस रिलेशंस में भी रिकर्शन ट्री से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। अब विदिन 2 से 3 मिनट में हम लोग रिकरेंस रिलेशन रिकर्शन ट्री से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा ही था पिछले क्लास में 2-2 मिनट 3-3 मिनट में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे थे। और फिर ये मास्टर थ्योरम हो गया। तो मास्टर थ्योरम का भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। किस तरह से एग्जैक्ट इसका डिफिनीशन है। लोग डिफिनीशंस क्या करते हैं? रटते हैं कि टी एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ समथिंग करते हैं, वहाँ पर माइनस सिग्मा क्यों लिखते हैं या माइनस सी लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं वो एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम होता। तो आपको मीनिंग समझाने के लिए हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था। किस तरह का एग्जाम्पल लिया था? 2 फ्रेंड का लिया था कि ए और बी 50 और 70, तो 20 रुपया अधिक है तो दोनों को इक्वल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको 20 रुपया को हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मास्टर थ्योरम में यूज होते हैं। इसीलिए केस वन केस टू उस कॉन्सेप्ट पे ही, और केस वन और केस टू डिपेंड कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करते हैं। अभी केस थर्ड भी देखा कि एसिम्प्टोटिकली इक्वल होते हैं। और क्या लॉगरिदम टाइम अगर स्मॉलर भी होंगे एफएन से, तब भी हम लोग केस थर्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ मास्टर थ्योरम का। ये सारा जितना भी रिकर्शंस का कॉन्सेप्ट है, रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने का, सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशंस, हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ओके ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, डिवाइड एंड कंकर के बारे में पढ़ेंगे। और ओके ना, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।